नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आपका स्वागत है। क्या देश की राजनीति से लेफ्ट पार्टियां लेफ्ट होने वाली हैं? फिलहाल राजनीतिक संकेत तो कुछ ऐसे ही आते हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको पता है कि उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें केरल की एक सीट थी नीलांबुर। वहां पर भी लेफ्ट पार्टियों ने अपनी सीट बचाई नहीं। वह सीट वो कांग्रेस के हाथों हार गए। यहाँ तक कि केरल में जिस तरीके से भाजपा का उभार देखा जा रहा है ना, वह लेफ्ट पार्टियों के लिए अच्छे संकेत लेकर आ नहीं रहा है। वैसे भी अगले वर्ष केरल में चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि लेफ्ट पार्टियों का यह आखिरी गढ़ भी उनके हाथों से जाने वाला है। क्योंकि दो लगातार विधानसभा चुनाव वहां पर लेफ्ट पार्टियां जीत कर आई हैं, पर इस बार जैसी स्थिति बनी हुई है, लेफ्ट पार्टियों का वहां पे सरकार बना पाना कमोबेश असंभव है। 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में भाजपा के पास एक सीट है, लेकिन 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा इस समय दूसरे नंबर पर है और एलडीएफ अर्थात लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां पर तीसरे नंबर पे आ चुकी है। तो लेफ्ट पार्टियों की राजनीति धीमे धीमे देश में समाप्त क्यों होती जा रही है? एक दौर पे सत्ता को नियंत्रित करने वाली लेफ्ट पार्टियां अचानक से राजनीति के नेपथ्य में जाते हमको क्यों दिखाई दे रही हैं? इस विषय पर गहनता से बात करना आवश्यक है। अगर आप देश की राजनीति में देखेंगे तो 1925 में लेफ्ट पार्टी का उदय हुआ था। एमएन रॉय ने सीपीआई का निर्माण किया था। यह पार्टी आजादी के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखी। यहां तक कि वह क्षेत्र जो एक दौर पे इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करते थे, वहां पे लेफ्ट पार्टियों के उदय ने हर किसी को हतप्रभ कर दिया था। लेकिन लेफ्ट पार्टियों में जो बिखराव आया वो भारत और चीन युद्ध के बाद आया। उसके बाद लेफ्ट पार्टियां कई सारे ग्रुप में बढ़ती दिखाई दी। एक तरफ सीपीआई थी, बाद में सीपीआईएम बनी, जिसे नॉर्मली आप सीपीएम कहते हैं, फिर सीपीएमएल बनी और फिर कई सारी और पार्टियां। यह सभी पार्टियां अलग अलग क्षेत्र में काम किया करती थी, लेकिन धीमे धीमे करके इन सभी पार्टियों ने अपना एक संगठन यहाँ पे बना लिया था और लेफ्ट फ्रंट का यहाँ पर निर्माण किया था। उसमें सीपीआई थी, सीपीएम थी, सीपीएमएल थी और यह सभी पार्टियां कोशिश कर रही थी कि भारत की राजनीति में अपने आप को स्थापित रखा जाए। ऐसे में देश में तीन ऐसे राज्य थे जहां पर लेफ्ट पार्टियों की सरकार चल रही थी। इसमें त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और केरल। इसके अलावा बिहार, झारखंड, यहाँ पर भी लेफ्ट पार्टियों का अच्छा खासा रसूख हुआ करता था। 2004 का लोकसभा चुनाव कौन भूलेगा। इस साल लेफ्ट ने 59 सीटों की प्राप्ति की थी और उन्होंने यूपीए को बाहर से समर्थन दिया था और तब सरकार बनी थी। 32 साल लगातार इन्होंने बंगाल में सत्ता स्थापित करी। 25 साल इन्होंने त्रिपुरा पे रूल किया। ज्योति बसु जी को तो 1996 में मौका मिला था देश का प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हमें देश के राजनीति में अपने आप को नहीं लाना है, हम केंद्र में नहीं, हम राज्य में ही ठीक हैं। और ज्योति बसु उस समय प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। लेकिन हाँ, 1996 से लेकर 2011 तक लगातार फिर वाम दलों की सरकार बंगाल में रही थी। लेकिन 2008 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद से लेफ्ट पार्टियां धीमे धीमे करके अपना अस्तित्व ही गंवाती चली गई। 2008 में यूपीए को चूंकि वह बाहर से समर्थन दे रहे थे, उस समय भारत और अमेरिका के बीच में एक परमाणु डील साइन होने वाली थी। मनमोहन सरकार ने इस डील के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। लेफ्ट पार्टियों ने खुले तौर पर इसका विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी यह डील साइन हुई और तब लेफ्ट पार्टियों ने कहा कि भाई अब हम इस सरकार का भाग नहीं रहेंगे और उन्होंने अपना समर्थन यूपीए सरकार से वापस ले लिया था। उस समय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद और इन सब लोगों ने मिलकर यूपीए की सरकार जो है वह बचाई थी। लेकिन वह दौर है कि उसके बाद से लेफ्ट पार्टियां फिर कभी केंद्र की सत्ता में नहीं आ पाई। चाहे 2014 की बात करें, चाहे 2019 की। 2019 में तो इनको मात्र 5 सीटों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में चूंकि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा था, ऐसे में वाम दलों को 9 सीटों की प्राप्ति हुई। लेकिन इस बार जो नीलांबुर उपचुनाव हुआ है, वहां पर सीधे तौर पर वाम दलों को बहुत बड़ा झटका लगा है और वहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तगड़े से वाम दल की सरकार के ऊपर हावी है और बहुत लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में एलडीएफ की सरकार लौटकर नहीं आने वाली। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप मान के चलिए कि देश में किसी भी राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकार फिर नहीं बचने वाली। आपको लग रहा होगा कि भाई अचानक से ऐसा क्या हुआ?
कि देश की राजनीति में लेफ्ट पार्टियां धीमे धीमे अपना औचित्य ही खोते चली गईं। इसके लिए कई सारे कारण यहाँ पर हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है वह इस देश में वर्तमान समय में जो जाति और धर्म की राजनीति चल रही है, एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब भाजपा का उभार 1984 के बाद हुआ, उसके बाद से आप नोटिस करेंगे धीमे धीमे देश की राजनीति ने धर्म का पुट लेना शुरू कर दिया। राम मंदिर आंदोलन के विषय में आपको पता ही है। और जब 2014 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, उसके बाद तो पूरे देश में धार्मिक लहर गूंज उठी और इस लहर ने एक तरीके से लेफ्ट पार्टियों को साइडलाइन कर दिया। क्योंकि अगर आप लेफ्ट की आइडियोलॉजी को समझते हैं तो आपको एक बात स्पष्ट होगी कि लेफ्ट पार्टियों के आधार में धर्म कभी नहीं रहा। यहाँ तक कि जिन्होंने कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया था, कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी कहा था कि रिलीजन इज एन ओपियम, धर्म एक अफीम है। ऐसे में धार्मिकता का सिद्धांत लेफ्ट पार्टियों ने यहाँ पे एकदम अलग रखा। और आप भारत की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर धर्म इस देश का एक प्रमुख अंग है, उसकी आत्मा में धर्म है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति का अपना एक धार्मिक चिंतन है। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों ने इस धार्मिक चिंतन को यहाँ पे समझा ही नहीं। और जब वह इस धार्मिक चिंतन को समझे नहीं तो वह उसके गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाए। और उन्होंने जो राजनीति यहाँ पर करी उससे आम जनता कभी भी अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई। इसीलिए आप देखेंगे 3-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी लेफ्ट पार्टियों का प्रभुत्व उतना नहीं रहा। यहाँ तक कि जिस कानपुर में लेफ्ट पार्टी का उदय हुआ, जहां पर एम एन रॉय ने लेफ्ट पार्टी को बनाया था, उसी उत्तर प्रदेश में लेफ्ट पार्टी का अस्तित्व तो कभी रहा ही नहीं। बिहार में पिछले 2 चुनाव में भले सीपीआई एमएल ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वर्तमान समय में आप ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट पार्टियों का उभार बिहार में होता हमको दिखाई दे रहा है। यह लगभग लगभग असंभव सी बात है, क्योंकि वहां का गठबंधन ऐसा बना हुआ है, इस वजह से वहां पर लेफ्ट पार्टियों ने सीटें जीती हैं। तो पहला तो जो धार्मिक उभार है उसने लेफ्ट पार्टियों की आधारशिला ही पूरे तरीके से यहाँ पर हिला के रख दी है। इसके अलावा एक और बात है, वह है देश में होने वाली जाति राजनीति। देश में जो जाति राजनीति चल रही है उससे भी लेफ्ट पार्टियां अपने आप को कभी जोड़ नहीं पाई हैं। एक्चुअली लेफ्ट पार्टियों की जो आधारशिला है वह आधारशिला एक तरीके से जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, हैव और हैव नॉट वाली यहाँ पे पॉलिटिक्स इनकी चलती है। आप इसको एक तरीके से क्लास पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो क्लास पॉलिटिक्स में तो लेफ्ट पार्टियां अपना असर दिखाती हैं, लेकिन जब ये क्लास की जगह पे कास्ट पॉलिटिक्स होती है तो वहां पर इनका असर कोई तरीके से खत्म हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि अगर आपको केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है तो आपको यूपी बिहार के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। और यूपी बिहार की राजनीति में क्लास पॉलिटिक्स कभी भी काम नहीं करी। यहाँ पर काम करती है कास्ट पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स में वाम दल हमेशा पिछड़ते ही दिखाई दिए। यह भी एक प्रमुख कारण है कि लेफ्ट पार्टियां कभी भी केंद्र की सत्ता में उस तरीके से नहीं आ पाए जिस तरीके से वह सोच रहे थे कि केंद्र की सत्ता को वह नियंत्रित करेंगे। तो धर्म के अलावा जाति राजनीति ने भी यहाँ पर लेफ्ट पार्टियों को पूरी तरीके से साइडलाइन करवा दिया है। एक और कारण है, वह है प्राइवेटाइजेशन। जैसा मैंने आपको कहा कि कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट का मुख्य आधार यही हुआ करता था कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उन्हीं के पास सत्ता की चाबी होती है। ऐसे में एक समय ऐसा आएगा जब देश के मजदूर उनके खिलाफ क्रांति करेंगे और वह क्रांति सशस्त्र होगी। ऐसी कंडीशन में मजदूर अपने पास सत्ता का नियंत्रण स्थापित करेंगे, वह इंडस्ट्रीज को मारेंगे और यहाँ पर एक समाजवाद की अवधारणा को स्थापित करेंगे। यह मुख्य कारण था, या कहें कम्युनिज्म की आधारशिला थी। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया ही अचानक से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हम भारत कैसे अछूता रहेगा। 1991 के बाद से देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। और इस दौर ने धीमे धीमे यहाँ पे भारत की भी कंपनियां आई और विदेशी कंपनियां आई। लोगों के हाथ में पैसे आए और इस वजह से जो वो कम्युनिज्म का कोर वैल्यू था वो यहाँ पे धीमे धीमे पीछे जाने लगा। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने भी कई सारे राज्यों में इसी प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चाहे हम केरल की बात करें और चाहे हम बंगाल की बात करें। अब आप सोचिए, अगर आप अपनी इस आधारशिला को ही दरकते देखेंगे तो क्या आपकी पार्टी यहाँ पर टिक पाएगी। वही यहाँ पे कम्युनिज्म के साथ हुआ, वही चीज यहाँ पे लेफ्ट पार्टियों के साथ हुई कि लेफ्ट पार्टियों की मुख्य आधारशिला यही थी कि भाई हम समाजवाद के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे, हम कम्युनिज्म के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन बढ़ने लगा,
लोग नौकरी की डिमांड करने लगे, तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट पार्टियों को भी अपने राज्य में प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करना पड़ा। इस वजह से उनका जो कैडर है वह उनसे कहीं दूर जाने लगा। यह एक प्रमुख कारण बना जिस वजह से लेफ्ट पार्टियां वर्तमान समय में देश की राजनीति से गायब होते हमको दिखाई दे रही हैं। एक और कारण है, लेफ्ट पार्टियों के पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो उनको आगे लेकर चल सके। एक समय ज्योति बसु, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, इसके अलावा सोमनाथ चटर्जी ऐसे कद्दावर नेता हुआ करते थे जो अपने भाषण के दम पे, अपनी राजनीति के दम पर देश की दिशा और दशा तय कर सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में आपको पता ही है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो लेफ्ट पार्टियों को आगे लेकर चल सके। कोई भी प्रखर वक्ता इनके पास नहीं बचा है। तो ऐसे कंडीशन में एक नेतृत्व विहीन राजनीति से आप कब तक आगे बढ़ पाएंगे? कैडर तो है, लेकिन कैडर के पास कोई चेहरा नहीं है, और जब वह चेहरा नहीं होगा तो फिर आप राजनीति कैसे करेंगे? लेफ्ट पार्टियों की वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या यही बन चुकी है कि इनके पास कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ सके। तो लेफ्ट पार्टियों को विचार करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर लेफ्ट पार्टियों का अस्तित्व ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय में केवल केरल में ही उनकी राजनीतिक सत्ता बची हुई है, और यहाँ पर अगर उन्होंने कुछ नया नहीं किया तो यहाँ से सत्ता जाएगी। और अगर बीजेपी जिस तरीके से वहां पे बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से बंगाल और त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टियों की जगह को बीजेपी ने खा लिया है, कहीं केरल में भी उन्होंने अपनी इस जगह को छोड़ के बीजेपी को दे दिया, तो फिर समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। देखते हैं कि लेफ्ट पार्टियों की राजनीति किस तरफ जाती है। हम तो करते रहेंगे चर्चा, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।